चलिए, तो हम लोग मिक्स क्वेश्चन का सेट देख रहे हैं। इसमें 2 सेट हो चुका है, ए और बी। तो आज हम लोग सेट नंबर सी करेंगे। ठीक है, ये सेट नंबर सी होगा। इसमें बोर्ड के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही है, और इसमें ऐसा भी क्वेश्चन है जो हम पहले रिवीजन कर चुके हैं, ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है, इसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो ये पहले भी आ चुका है। पोल स्ट्रेंथ का क्या होता है? एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। होलो चार्ज स्फीयर, तो ये बताइए कि अगर खोखला है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो सरफेस पे रहेगा, तो अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, नो चार्ज। तो जहां चार्ज ही नहीं है वहां पर इंटेंसिटी विल बी 0। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कह रहा है खोखला मतलब हॉलो होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो याद रखेंगे तीव्रता क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। करा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिणामी धारिता का मान क्या करें या क्या होगा? तो याद रखेंगे, when 3 capacitors are joined in series combination each having capacitance C, then find the equivalent capacitance। ठीक है, जब 3 संधारित्र को श्रेणी में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है, और सबका धारिता C है, तो समतुल्य धारिता बताइए। तो श्रेणी के लिए, सीरीज के लिए C इक्विवेलेंट क्या पढ़े थे? 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो 3/C हो गया। लास्ट में हम फ्लिप कर लेते हैं, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा? C/3। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर पैरेलल कहता तो जोड़ देते, 3C हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि 2 सेल है जिनका विद्युत वाहक बल देखिए यहां पर E1 है और E2 है, और इनका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, R2 है। तो आपसे कह रहा है कि अगर इनको समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो बताइए समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? When 2 cells which having EMF eta1 and eta2 and their internal resistance R1 and R2, then find the equivalent electromotive force of the cell। तो याद रखेंगे ये फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ये क्या होता है? तो अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछेगा तो ये होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। तो यह देख लीजिए, समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया था, और समतुल्य विद्युत वाहक बल, तो यह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे करेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता, अभी पीछे वाले में भी आया था, इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो आपसे कह रहा है कि बताइए चुंबकशीलता। ठीक है, चुंबकशीलता पूछ रहा है, परमिएबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो याद रखेंगे ये क्या होता है? वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि इलेक्ट्रिक हीटर में, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या होता है? तो नाइक्रोम वायर यूज करते हैं, निकेल और कोबाल्ट मिलकर नाइक्रोम बनाता है। तो याद रखेंगे, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर में, विद्युत हीटर में किस तरह का वायर का व्यवहार करेंगे? तो याद रखेंगे नाइक्रोम वायर। ठीक है, 7 नंबर कह रहा है, शोषित विद्युत ऊर्जा, और दे दिया कि विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, क्या होगा?
तो ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब या हीट कंज्यूम्ड। तो आपको बताया था कि जब किसी सर्किट से करंट जाता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो याद रखेंगे सारा वोल्टेज देख रहे हैं, सब में वोल्टेज के साथ दिया हुआ है। तो ये बताइए कि H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी पढ़े थे, ठीक है। ये तो हम देख सकते हैं कि ये आमने सामने है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समानुपाती या प्रोपोर्शनल कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 होगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। ये वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्योंकि सारा विभवांतर के साथ संबंध दिया हुआ है। 8 नंबर में देखा जाए, कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध विभवांतर। तो याद रखेंगे बाय यूजिंग व्हीट स्टोन ब्रिज वी कैन मेजर। तो याद रखेंगे कि उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है, मतलब हाई एंड लो रेजिस्टेंस दोनों का मेजरमेंट कर सकते हैं। 9 नंबर, ये क्वेश्चन आया था, याद है? कौन होगा? कितना? नहीं होगा, यहां देखिए पाई नहीं है। हम क्या बताए थे कि ध्यान से देखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन कल हमने कराया था। ये इक्वेशन हो गया अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से करते हैं। तो ये आई नॉट को इससे कंपेयर करना है, टाइम को टाइम से कंपेयर करना है। तो ये ओमेगा किसके इक्विवेलेंट है? 100। तो ये बताइए कि ओमेगा इक्वल टू 100 हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 100 हो गया। तो ये अगर फ्रीक्वेंसी निकालिएगा तो 100 अपॉन कितना होगा, तो 2 पाई आएगा ना जी, 100 अपॉन 2 पाई, ठीक है, 100 अपॉन 2 पाई। तो ये कितना हो जाएगा? 50 अपॉन पाई होगा ना, ऑप्शन नहीं है, नहीं है, ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, 50 अपॉन पाई। तो याद रखेंगे यहाँ पर अपॉन होगा ऐसे, ठीक है, क्या होगा? अपॉन होगा, ठीक है, टाइपिंग एरर है, यहाँ 50 अपॉन क्या होगा? पाई। रीजन क्या है? देखिए वहां पे पाई नहीं है, ठीक है, पाई रहता तब तो 50 हो ही जाता। तो याद रखेंगे अगर केवल 100 दे दे तब क्या करेंगे, तो ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। जब ये निकालिएगा तो 2 पाई डिवीजन में आएगा, ऊपर 50 नीचे पाई, तो ये 50 अपॉन पाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो ध्यान से इसको देखना, जनरली पाई देता है, हम एक्सचेंज कर दिए ताकि आप हमेशा उसको देख के ही सॉल्व करें, क्योंकि बहुत आदमी याद कर जाते हैं कि 50 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक होता है ओम, फैराड, एम्पियर में हो। तो याद रखेंगे कि प्रतिघात जो है इसको रिएक्टेंस कहते हैं, रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस हो, इंपीडेंस हो, रेजिस्टेंस हो, सबका यूनिट क्या होता है? ओम। प्रतिघात, प्रतिबाधा और प्रतिरोध तीनों का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। हाँ, ये भी आया था। चलिए तो आप ही बता दीजिए क्या होगा, कौन सा होगा। तो याद रखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, कह रहे कि शीर्ष धारा आई नॉट और वर्ग मूल धारा आई आरएमएस में संबंध बताइए। तो ये पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आरएमएस वैल्यू, तो आई नॉट अपॉन आई आरएमएस, यही है ना। तो आई नॉट को तो आई नॉट लिखेंगे, और ये होता है आई नॉट अपॉन √2, ये ऊपर चला जाएगा, और ये होगा आई नॉट इंटू √2 अपॉन आई नॉट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हुआ? आई नॉट अपॉन आई आरएमएस हो गया ना, और ये √2, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो आई नॉट क्या हो जाएगा? √2 इंटू आई आरएमएस। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट ही है, हो जाएगा, कल ही बताएगा था इसको। 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। कह कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। तो याद रखेंगे जो दोष होता है वही दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब है कि नजदीक वाला आपको दिखाई दे रहा है, नियर साइटेडनेस है, ठीक है। तो याद रखेंगे नजदीक वाला दिखाई दे रहा है, तो कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है? दूर वाला। तो दूर वाला देखने के लिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, जो लाइट को डाइवर्ज करे ताकि हमको दूर तक दिखे। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन होता है? कॉनकेव होता है। कौन होता है? कॉनकेव। क्या बोलेंगे? अवतल। तो
तो याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाएगा, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर वाला दिखता है, नजदीक वाला नहीं दिखता है, और नजदीक वाला देखने के लिए उत्तल लेंस का हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट 13। ठीक है 13 क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि किस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू मिनिमम होगा, तो क्रिटिकल एंगल को हम लोग IC से लिखते हैं, तो किस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कम होगा, तो याद कीजिए कि क्रिटिकल एंगल में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो इसका मतलब कि क्रिटिकल एंगल कम होना चाहिए, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। तो किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वॉयलेट का, बैगनी रंग का। समझ आ रहा है? तो आपसे कह रहा है कि क्रांति कोण कम होना चाहिए, सबसे कम, तो क्रिटिकल एंगल कम होने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हो गया। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर, डिवीजन प्रोड्यूस्ड बाय, ये क्या है, प्रिज्म है। तो आपको याद है मिनिमम डिवीजन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म में पढ़े थे कि डेल्टा एम इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, ये प्रूव किया गया था। ठीक है, डिवीजन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। ठीक है, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन में हमने पढ़ा था कि कोई प्रिज्म न्यूनतम कितना विचलन कर सकता है, तो ए म्यू माइनस 1 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। याद रखेंगे, ये प्रूव करने के लिए भी एग्जाम में आता है। 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी आया था पहले। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव क्या डिनोट करता है, क्या बताता है, पोलराइजेशन, ध्रुवण को बताता है। ठीक है, तो प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि कौन करेगा, ध्रुवण करेगा। 16 नंबर 16। अब ये क्या है बालक, कह रहा है कि एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है का नाभ्यांतर, ठीक है, नाभ्यांतर मतलब फोकल लेंथ होता है, एयर में कितना है, 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसका फोकल लेंथ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होगा, जब दूसरा माध्यम भी वही रहे। ठीक है, अब सुन लीजिए, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि लाइट जो है किसी मीडियम में चल रहा है, और इस मीडियम का अपवर्तनांक ये है, और ये किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है, उसका भी अपवर्तनांक उतना ही है। ठीक है, तो मीडियम चेंज होगा तब ना फोकल लेंथ चेंज होता है। मीडियम तो सेम हो गया, क्योंकि आप 1.5 से उसी मीडियम में आ रहे हैं, तो मीडियम चेंज होता है तब आपका, याद रखिएगा, फोकल लेंथ चेंज होगा। लेकिन आप 1.5 से 1.5 ही में जा रहे हैं, तो आपका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या रहेगा, वही। अब हवा से हवा में लाइट जाएगा तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, उसका पाथ चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो याद रखेंगे कि चला कहां से है, तो 1.5 वाले मीडियम से, और जा किस में रहा है, तो उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उसी अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाएगा। इसका मतलब कि दोनों माध्यम सेम होगा, क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक आप एक जैसा लिए हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, इसका मतलब कि नेचर ऑफ मीडियम भी सेम, और जब नेचर ऑफ मीडियम भी सेम तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, सेम, फोकस दूरी भी क्या होगा, उतना ही होगा। तो बताइए, इस माध्यम में फोकस दूरी 20 था ना, तो यहाँ भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दोनों मीडियम तो सेम ही है, आप 1.5 से 1.5 में ही जा रहे हैं, तो फोकल लेंथ डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। चलिए यहां देखते हैं, कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा। ठीक है, आपसे कह रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो याद कीजिए, आपको बताया गया था कि E क्रॉस B क्या होता है, E क्रॉस B जस्ट पैरेलल टू द E क्रॉस B। E क्रॉस B के क्या होगा, पैरेलल होगा। कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो E क्रॉस B के क्या है, समानांतर है, जिसको पैरेलल कहा जाता है। 18 नंबर, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युतीय क्षेत्र E का अनुपात मतलब B/E का मात्रक होता है।
तो याद रखेंगे बी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ई को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि ई अपॉन बी क्या होता है तो सी होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ पे अगर उल्टा कर दीजिएगा, बी ऊपर कर दीजिएगा ई नीचे, तो ये क्या होगा 1/c होगा। और 1/c तो स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 1। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेकेंड मीटर इनवर्स 1। अब खोज लीजिए कहां है, क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो कभी कभी ये भी देता है, याद रखिएगा ये भी देगा। और ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 19 कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, मतलब कोई मेटल है और इसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो बताया था डिपेंड किस पे करता है कि आपका जो लाइट आ रहा है इसका वेवलेंथ कितना है। ठीक है, आपको कहां पढ़ाए थे, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन में हमने बताया था, प्रकाश की दोहरी प्रकृति विकिरण, कि कोई इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं निकलता है, उसको निकलने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जिसको वर्क फंक्शन, कार्य फलन कहा जाता है। तो ये निकलेगा कब, किस पर डिपेंड करेगा, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर और उसके आवृत्ति पे निर्भर करता है। तो आवृत्ति तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। क्लियर है? ठीक है, करे इनमें से कौन आवेश रहित है, आवेश रहित मतलब आवेश नहीं होना चाहिए, चार्जलेस। तो याद रखेंगे इसमें चार्जलेस कौन है, फोटोन है। फोटोन पार्टिकल मत मार दीजिएगा, फोटोन दोनों रहेगा तो याद रखेंगे फोटोन केवल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। ठीक है, Which of the following is not lie in the infrared region of the hydrogen spectrum? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज था, ये यूवी रेज में होता है, यूवी रेज रीजन में होता है। ठीक है, उसके बाद बामर सीरीज था, ये विजिबल रीजन में होता है, विजिबल रीजन में होता है। और इसके बाद जो होगा पास्चन होगा, पी फाउंड होगा, ब्रैकेट होगा, सारा इंफ्रारेड में होता है। तो ये बताइए, कह रहा कि नहीं है, इंफ्रारेड भाग में नहीं पड़ता है। तो ये भी पड़ता है, ये भी पड़ता है, ठीक है, ये भी पड़ता है। कौन नहीं पड़ता है, लाइमन सीरीज। लाइमन किस रीजन में आता है, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। ये इंफ्रारेड में नहीं आता है, किसमें आएगा, अल्ट्रा वायलेट में, पराबैंगनी क्षेत्र में आता है लाइमन श्रेणी। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, उसके दूसरी ओर बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। अब सुनिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए कि अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकाले तो कितना होगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितना होगा। तो आपने बोला कि सर एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपने बताया था कि -13.6/n²। तो ये दूसरा कक्षा है ना, सेकेंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो -13.6/4, 4 3 12 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद भी करवाए थे आपको, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जिस ऑर्बिट का कहेगा, थर्ड कहेगा तो 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड कर लेंगे, 4 का कहेगा तो 4 से डिवाइड, 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए 23 कह रहा है, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, जितना टाइम में कोई इनिशियल अमाउंट जस्ट हाफ हो जाए, तो हाफ हो जाएगा जितना समय में, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। जितना समय में कोई मटेरियल अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाए, आधा हो जाए, तो क्या है, अर्ध जीवन काल होगा। बात समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए कोई सामान आप खरीद के लाए हैं 1 kg और 10 दिन बाद देखे कि वो तो आधा kg हो गया, तो कहिएगा 10 डेज मेरा हाफ लाइफ हो गया। 10 दिन में आधा हो गया ना, तो वो 10 डेज आपका क्या हो गया, हाफ लाइफ। जितना समय में वो आधा हो जाए उसको क्या बोलेंगे, अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। चलिए, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, बीटा रेज डिफ्लेक्ट इन। तब बीटा पर याद है माइनस होता है, तो माइनस रहे या प्लस रहे वो किस में होगा, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो डेविएट होगा, हमेशा विक्षेपित होगा।
ठीक है, तो याद रखेंगे चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। ये तो पढ़ाए थे। एन टाइप बनाने के लिए आपको पेंटावैलेंट डालना पड़ता है और पी वैलेंट बनाने मतलब पी टाइप बनाने के लिए आपको ट्राईवैलेंट डालना पड़ता है। याद है, त्रिसंयोजी पंच संयोजी बताए थे। तो याद रखेंगे अगर एन टाइप आपको चाहिए अर्धचालक तो अपद्रव्य के रूप में पंच संयोजी आपको मिलाना पड़ेगा। पंच संयोजी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3। और अगर पी टाइप चाहिए तो आपको त्रिसंयोजी मिलाना पड़ेगा। 26 डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की तरह। प्रवर्धक को एम्पलीफायर कहा जाता है, ऑसिलेटर कहा जाता है, मॉड्यूलेटर कहा जाता है और रेक्टिफायर कहा जाता है। तो याद होगा आपको हमने बताया था कि डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं? एज अ रेक्टिफायर। इसको दिष्टकारी कहा जाता है, हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं? रेक्टिफायर की तरह। चलिए नैंड गेट के लिए, तो नैंड गेट में कौन कौन गेट? एंड प्लस नॉट। ठीक है, तो याद रखेंगे y इक्वल्स ए एंड बी हो गया और रेगलिंग लगा दिए तो क्या हो गया? नैंड। खोज लीजिए पहला ही। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 28। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, और बच्चा इसका आंसर भी याद कर चुका होगा। 56 किलोमीटर हम पढ़ाते समय याद करवा दिए थे, लेकिन तरीका सीख लीजिए। कह रहा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इसका टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह क्या होगा? मान लिए कि हम एक टावर लगा दिए, अभी टावर जो है नीचे से 245 मीटर हाइट का लगाए हैं। ठीक है, तो अब इसका रेंज होगा ना कि इसका वेव यहां तक पहुंचेगा, दूरी होगा ना, तो यही दूरी आपको डी वाला निकालना है। ठीक है, आपके घर के अगल बगल में टावर लगा है तो टावर का पूरा आरा में सप्लाई देगा, पटना दिल्ली तक देगा नहीं, उसका एक अपना रेंज होगा। तो वही कह रहा है कि कितना दूर तक ये सप्लाई करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि D इक्वल टू √2HR होता है। ये फॉर्मूला है। अब इसमें ये 2 हो गया, H हो गया हाइट कितना दूर तक। तो ध्यान देंगे यहाँ पे किलोमीटर है और ये मीटर है, तो इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। 245 मीटर को किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 10 के पावर -3 से गुना कर देंगे या 1000 से भाग दे दीजिए। और ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब रूट से आप बाहर निकालिए तो 245 में 2 से गुना कराएंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 445 दूनी 490 हो जाएगा ना, 490 हो जाएगा। उसके बाद 10 के पावर -3 है और ये कितना है? 6400। बाहर निकालिए तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो से कैंसिल, 49 है तो 7 और 64 है तो कितना हुआ? 8। तो 8 7 जो कितना होता है? 56 और यूनिट क्या रहा? किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 हटा दे इसको। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा √2HR, क्योंकि हो सकता है कि ये हाइट चेंज कर दे तो आंसर चेंज हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है? इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है, तो वेबर होता है। ठीक है, और वेबर किसको बोलते हैं? टेस्ला मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वेबर। तो या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर या तो वेबर। ऑप्शन नंबर 3 30 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व होता है। तो याद रखेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी इतना होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर एनर्जी डेंसिटी पूछे, याद रखेंगे ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी पूछे तो ½ ε0 E² होता है। तो याद रखेंगे ये विद्युतीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व है और ये किसके लिए है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व है। क्लियर है बालक? चलो
हाँ, करेक्ट। 1/c ओमेगा की इकाई होती है। देखिए यहाँ पे इकाई दिया है, इकाई मतलब यूनिट होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ, तो याद है 1/c ओमेगा किसको बोलते हैं, XC को बोलते हैं। ठीक है, इसको इम्पीडेंस कहा जाता है सी सर्किट के लिए। ठीक है, सी सर्किट नहीं, ये है आपका क्या इम्पीडेंस था, एक रिएक्टेंस था, ये रिएक्टेंस है, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर हिंदी में बात करें तो ये प्रतिघात है। ठीक है, इसको धारतीय प्रतिघात कहा जाता है। और याद रखेंगे इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओम। ठीक है, ओम होता है, तो इसका यूनिट ओम होता है। तो आपको याद होगा कि आर सर्किट के लिए आर परिपथ का भी यूनिट क्या था, ओम ही था। ठीक है, उसके बाद एल ओमेगा जिसको एक्सेल कहते हैं, ये एल ओमेगा होता है, इसका भी क्या होता है, ओम होता है। तो तीनों का यूनिट सेम है। तो 1/c ओमेगा की इकाई, आर की इकाई, एल ओमेगा की इकाई क्या है, दोनों की इकाई, सबका बराबर है ना। तो इसका और इन दोनों का सबका बराबर है, तो क्या लेंगे, दोनों की इकाई। मतलब इसका जो यूनिट ओम है ये इसका भी यूनिट है और इसका भी यूनिट है, दोनों का यूनिट है। क्लियर है। तो याद रखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं धारितीय प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और जब एक से ज्यादा रहता है तो इसको इम्पीडेंस कहा जाता है। पढ़े थे ना, एक एक्सेल था एक XC था, तो ये C वाला है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, किरचॉफ का दूसरा नियम, मतलब किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ सेकेंड लॉ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ चार्ज पे बेस्ड है। हाँ चलिए यहाँ पे देखिए, कर व्हीटस्टोन सेतु से तुलना कर, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, मतलब तुलना किया जाता है। थोड़ा सा देखिए सेंटेंस बेहतर नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे समझ लेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है। किसका आप यूज करेंगे, किसका कंपेयर करेंगे, तो प्रतिरोध का भी ना बताए थे कि बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस निकालिएगा तो तुलना भी तो रेजिस्टेंस का ही करेंगे। तो याद रखेंगे व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है, किसका किया जाता है, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। करा है मृग मरीचिके का कारण है, इसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है, ये मिराज कहा जाता है। हाँ, तो मिराज ये रेगिस्तान वगैरह में बनता है और ये ड्यू टू TIR मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये घटना होता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका का निर्माण होता है। तो आप देख लीजिए, ठीक है, कि मिराज इज फॉर्म ड्यू टू, तो याद रखेंगे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अपवर्तन रहेगा तो इसको भी ले लेंगे, लेकिन हमारा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। ये भी आया था पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का। तो जहां रंगीन दिखने का बात आ जाए कि कोई सरफेस पे हम डाले, जैसे पानी पर तेल डाल दिए, लगा चमकने, रंगीन दिखने, तो इसका एक ही कारण होता है क्या, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, पतली झिल्ली, झिल्ली का बात करें, ऐसे अगर दिखेगा, आकाश दिखेगा तो स्कैटरिंग बोलेंगे आकाश के बारे में। लेकिन कोई लेयर के बारे में बात करे, सतह के बारे में बात करे, CD कैसेट के बारे में बात करे, तो क्या होगा, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ झिल्ली वगैरह का बात तो नहीं हुआ है, तो ये स्कैटरिंग होगा। अगर झिल्ली कह दे तो क्या हो जाएगा, व्यतिकरण। चलिए, इंद्रधनुष बनने का कारण आप ही बता दीजिए। इसको विचलन और वर्ण विक्षेपण, तो विचलन को डेविएशन, इसको डिस्पर्सन बोलते हैं। दोनों होता है, डिस्पर्सन भी होता है और डेविएशन भी होता है, दोनों होता है। ये नहीं रहता, याद रखेंगे तो हम वो लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले टूटेगा तब ना मुड़ेगा, पहले मुड़ता तो है नहीं, पहले तो डिस्पर्सन होता है, लेकिन जब दोनों है तो ऑप्शन में क्या होगा, दोनों। ठीक है, क्योंकि पहले लाइट है, वर्ण विक्षेपित होता है, उसके बाद वो विचलित होता है। क्षय गुणांक का SI मात्रक, क्षय गुणांक, ठीक है, डीके कांस्टेंट कहते हैं, डीके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ना था। ये होता है -dN/dt इक्वल टू लैम्डा इंटू n, जहां n नंबर होता है, इसमें यही लैम्डा है क्षय गुणांक।
तो बताइए कि n से n कट गया तो लेमडा और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में है या इक्वल भी ले सकते हैं। तो बताइए 1 अपॉन टाइम है तो 1 अपॉन सेकेंड हो गया, तो सेकेंड इनवर्स 1 को हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये डीके कांस्टेंट बोलते हैं, इंग्लिश में डीके कांस्टेंट और हिंदी में क्षय गुणांक। इसका क्या होगा? तो या तो हर्ट्ज होगा, नहीं तो सेकेंड इनवर्स 1। कभी सेकेंड इनवर्स 1 भी दे सकता है। 39 हो गया 40। जीवाश्म की आयु पता की जाती है, तो आपको मालूम है फॉसिल्स बोलते हैं। फॉसिल्स जो होता है उसके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग यूज करते हैं। कार्बन 14 पद्धति कहा जाता है, कार्बन डेटिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, इससे हम लोग जो भी पुराना जीवाश्म वगैरह होता है आर्कियोलॉजी में ये यूज होता है। उसमें क्या है, कोई पत्थर मिल गया या कोई चीज मिल गया तो आर्कियोलॉजी वाला लोग आएंगे और मालूम करके बताएंगे कि कितना पुराना ये चीज है। ठीक है, तो याद रखेंगे कार्बन डेटिंग यूज किया जाता है, कार्बन 14 पद्धति इसको कहा जाता है। हाँ, तांबा का कार्यफलन होता है, तो कोई भी कार्यफलन है वर्क फंक्शन उसको किस में रखा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि बाकी सब तो बड़ा यूनिट है, वाट तो होता नहीं है, वोल्ट तो होता नहीं है, जूल होता है, तो ये बड़ा हो गया तो कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 41। हाँ, सोलर एनर्जी क्यों आता है? तो न्यूक्लियर फिजन से कि न्यूक्लियर फ्यूजन से? फ्यूजन से, फ्यूज होता है, 2 हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म करता है। तो याद रखेंगे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से सूर्य से प्रकाश हमारे पास आता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब होता है मिलना, तो जब छोटा छोटा नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाता है तो संलयन होता है। तो 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम एटम का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, वही एनर्जी लाइट के फॉर्म में आता है। ये तो आप बता ही सकते हैं, तो बता ही दीजिए। — 27 है ना जी? बताओ, तुम ही लोग बताओ पहले। कौन आ रहा है? फर्स्ट ये आ रहा है। चलिए ठीक, हम भी चेक कर दे रहे हैं। 2 टाइम्स में 13 2 जा 26, 1 2 6 जा 1 2 3 जा कोई कैरी नहीं बचेगा, 0 2 1 जा 2 1। तो यहां से चलिएगा 1 1 0 1 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए ठीक, 43 हो गया ना? 44 ये 42 था ना अभी ऊपर वाला? हाँ, ये 42 था, ये 43। चलिए ध्यान देंगे, ये क्या होता है समझिएगा कि 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अगर आप इसका अंडर रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 आता है। अब ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर में जाके इनवर्स हो गया तो ये c के ही इक्वल होगा, क्योंकि c में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। तो c को स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी सेंटीमीटर भी दे देता है, तो आप चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, कभी कभी स्क्वायर करके भी देता है। ठीक है, कह देता है कि बताइए 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो याद रखेंगे c², क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा तब ना रूट हटेगा। अगर ये दे दिया बिना रूट में, तो बिना रूट का मतलब स्क्वायर किए हैं, तो स्क्वायर तो दोनों तरफ होगा, तो किसके इक्विवेलेंट होगा? c²। ये भी बता दीजिए आप। ये किसमें दिया है? बाइनरी में, डेसिमल में आपको चेंज करना है, बताइए कितना होगा। तो हम बोले थे कि सबको मत कन्वर्ट कीजिए, 1 1 को, तो 1 × 2 का पावर कितना है? 2 2 4। चलिए इस 0 को छोड़ दीजिए, इसको लीजिए, 1 × 2 का पावर कितना? 2, फिर ये 0 को छोड़ दीजिए, उसको लीजिए, 1 × 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 4 16, ये 4 और 2 का पावर 0 1, 1 × 1 1, तो कितना होगा? 21, ऑप्शन नंबर 2।
और है, बस लास्ट ही था। तो बस यहीं रोकते हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे हम। क्लियर?